नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा जो टेस्ट है वो रहेगा, वो संस्कृत का रहेगा। चलिएगा, आज के हम फैक्ट को हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला फैक्ट है कि पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो यहाँ पर है पद्य शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो हो जाएगी अपने पास खंडान्वय विधि। कौन सी है? खंडान्वय विधि। अगला यहाँ पर है कि अनुवाद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि वो है द्विभाषा विधि। और द्विभाषा विधि जिसने इसका प्रतिपादन जो किया था वो किया था डोडसन के द्वारा। डोडसन, ठीक है, डोडसन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया था। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, तो वो हो जाएगी अपने पास समवाय विधि। आपको ध्यान रखना है कि जो पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है खंडान्वय विधि, और नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है समवाय विधि। अगला है व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, तो वो कौन सी हो जाएगी अपने पास? आगमन और निगमन विधि। अगला हम देखते हैं यहाँ पर कि मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा कौशलों का सही क्रम। तो भाषा जो कौशल होते हैं वो भाषाई कौशल कितना होता है साथियों? 4 प्रकार के होते हैं। अब इनका क्रम आपसे पूछा, ये तो है अपने पास मनोवैज्ञानिक क्रम, यानी कि सुनना, बोलना, उसके बाद पढ़ना और लिखना। ये हमारे पास क्या है? मनोवैज्ञानिक क्रम है। ठीक है, कौन सा क्रम है? मनोवैज्ञानिक। लेकिन अपन किसके अनुसार यहाँ पर बात कर रहे हैं? मॉन्टेसरी के अनुसार। तो फिर अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुनना, फिर बोलना, फिर अपने पास आता है लिखना, और अपने पास आता है पढ़ना। यानी कि लिखना कौशल यहाँ पर क्या है? लास्ट में है। और यहाँ पर एक क्या हो गया? एक क्रम इसको है हमारे पास चेंज कर दिया गया है। किसने? मारियो मॉन्टेसरी, जो कि इटली की एक शिक्षा शास्त्री थी। अगला हमारे पास यहाँ पर फैक्ट है कि व्याकरण में कितने उपसर्ग है। व्याकरण में नहीं, व्याकरण शब्द में यहाँ पर सही होगा कि व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो है वी और एक है आ, यानी कि ये यहाँ पर है, ये है व्याकरण एक शब्द है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कितने उपसर्ग है। तो एक तो हमारे पास आ जाएगा वी, एक हो जाएगा आ, और एक हो जाएगा यहाँ पर मूल जो शब्द है वो है करण। तो यहाँ पर तीनों से मिलकर बन गया व्याकरण। और इसमें संधि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। अगला हम यहाँ पर देखते हैं कि संस्कृत भाषा में अनुवाद कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। अक्षर अनुवाद, भाव अनुवाद, और भाव अनुवाद को ही हम कहते हैं यहाँ पर छाया अनुवाद और तथ्यानुवाद। तथ्यानुवाद अनुवादों में से हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ जो अनुवाद होता है वो कौन सा है, तो वो अपने पास कौन सा हो जाएगा? तथ्या अनुवाद। सर्वश्रेष्ठ जो अनुवाद का प्रकार है वो है तथ्य अनुवाद। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि निगमन विधि के सोपानों की। तो निगमन विधि के सबसे पहले हम बात करते हैं कितने सोपान है? 4। नियम का बोध, नियम स्पष्टीकरण और नियम का परीक्षण, और उसके बाद क्या कर लिया जाता है? सामान्यीकरण कर दिया जाता है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर शलाका। परीक्षा में शलाका शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या होता है कि तो शलाका शब्द में जो शलाका शब्द है, इस शलाका शब्द का अर्थ होता है लघु काष्ठखंड। अब ये लघु काष्ठखंड क्या काम आता है? जैसे हमारे पास एक किताब है, ये इस प्रकार से हमारे पास एक क्या है? किताब है। अब इस किताब में से हमने लगातार 4-5 दिन तक हमने क्वेश्चन किए। अब जिस स्थान से हमें कल से शुरू करना है उस स्थान पर, उस पेज पर हम क्या रख देते हैं? यहाँ पर लघु काष्ठखंड रख देते हैं, और फिर अगले दिन उसी स्थान से, इस लघु काष्ठखंड के स्थान से हम प्रश्नों को पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो लघु काष्ठशला का परीक्षा यहाँ पर जो है हमारे काम आती है इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर अगला यहाँ पर फैक्ट है कि यत्न कितने प्रकार का होता है। तो साथियों, यत्न जो है जो हमारे पास 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अभ्यंतर यत्न और एक होता है बाह्य यत्न। अभ्यंतर यत्न ही हमारे पास होते हैं 5, और बाह्य जो यत्न होते हैं हमारे पास एकादश यानी कि 11 होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगले, यहाँ पर है परितय के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो न कि परितय के योग में, अपितु आपने जब कारक प्रकरण पढ़ा होगा तो उसमें एक सूत्र पढ़ा होगा कि अभिता, एक आता है यहाँ पर परितः, समया, एक हमारे पास आता है निक्षा, अभितः परितः समया निक्षा,
इन सभी के योग में साथियों क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बालक के पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से हम क्या करते हैं, बालक के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते हैं। फिर अगला है कि ज्ञान का दृढ़ीकरण हेतु कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके माध्यम से हम अन्वेषण प्रश्नों के माध्यम से हम ज्ञान का दृढ़ीकरण करते हैं। अभिव्यक्ति ज्ञान हेतु प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ज्ञान का दृढ़ीकरण हेतु किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो अन्वेषण प्रश्न पूछने चाहिए, अन्वेषणात्मक प्रश्न पूछने चाहिए, खोज परक प्रश्नों को हमें पूछना चाहिए। बालक के पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस प्रश्नों से हम करते हैं। तो वह प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना के माध्यम से हम बालक के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते हैं। और प्रस्तावना का जो अंतिम प्रश्न होता है साथियों, वह होता है समस्यात्मक। कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है, समस्यात्मक। अंतिम जो प्रश्न होता है वो कैसा होता है, समस्यात्मक होता है। अगला हम यहाँ पर देखते हैं कि संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखन का मूल उद्देश्य। संवाद लेखन का मतलब व्याकरण परिशुद्धता है। क्या है, परिशुद्धता, व्याकरण की परिशुद्धता। प्रत्यक्ष विधि आती है, और प्रत्यक्ष विधि जिसको हम निर्बाध विधि या जिसको हम कह देते हैं प्राकृत विधि, इंग्लिश में अगर कहें तो डायरेक्ट मेथड हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि जो है, इसमें मातृभाषा का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। यानी कि बालक को मातृभाषा का प्रयोग इस विधि में नहीं किया जाता है बालक के माध्यम से। अगला हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पाणिनि है, पाणिनि को कहा जाता है सूत्रकार, क्योंकि इन्होंने सूत्रों की रचना की और इन्हें अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इसने लिखी है। पतंजलि जो लिखा, इन्होंने महाभाष्य लिखा है। क्या लिखा है, महाभाष्य। और महाभाष्य लिखने के कारण इन्हें भाष्यकार कहा जाता है। कात्यायन जिनको हम वररुचि भी कहते हैं, और वार्तिककार इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वार्तिक लिखे हैं। ठीक है, वार्तिक लिखे हैं। अगला यहाँ पर है कि वेदों का मुख्य जो है वो क्या होता है, व्याकरण मुखम, यानी कि वेदों के वेदांग आपको पता होगा कितने होते हैं, 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। इस प्रकार से वेदांग जो होते हैं 6 होते हैं, और उनमें से हमारे काम आता है व्याकरण। और व्याकरण को कहते हैं वेदों का मुख, और वेदों का जो पैर कहा जाता है वो कहा जाता है छंदों को। और एक यहाँ पर सूत्र भी आता है कि छंद पादौ तो वेदस्य, छंद पादव तो वेदस्य, यानी कि छंदों को वेद रूपी पुरुष का क्या कहा जाता है, पैर कहा जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आज का फैक्ट जो है समाप्त हुआ। अब कल एक नई वीडियो के साथ हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।